फ्रेंड्स, द खुशहाल आपका अपना चैनल, इसमें आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास। आज बाल विकास के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और इसकी 2-3 क्लासेस और होगी। तो शुरू करते हैं अपन बाल विकास। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि बाल विकास का इतिहास, यानी बाल विकास की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण, इसका बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी के अंदर पेस्टोलॉजी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था। फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई, वो की थी स्टैनली होल नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर सबसे पहला बाल सुधार गृह 1887 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया। यानी बाल सुधार गृह यानी वहाँ जो समस्याग्रस्त बालक थे या अलग टाइप के जो थोड़े बालक होते थे उनको जो सुधारने का कार्य किया जाता था। फिर सबसे भारत के अंदर जो बाल विकास की शुरुआत है वो लगभग 1930 से मानी जाती है। तब से लेकर भारत में भी बहुत सारे कार्य किए गए बाल विकास को लेकर और बहुत प्रगति की गई। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विकास के अंदर 2 शब्द आते हैं, अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास लोग एक ही समझते हैं कि अभिवृद्धि और विकास में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन इन दोनों में बहुत विभिन्नता होती है। अपन पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि जो होती है वो केवल हमारे शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है, यानी हमारी लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, हमारा मतलब जो भी अपनी हेल्थ लाइन से संबंधित होती है अभिवृद्धि। विकास जो होता है वो इसके अंदर सारे पक्ष आ जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये सभी पक्ष अपने विकास के अंदर सम्मिलित होते हैं। अर्थात अभिवृद्धि केवल सामाजिक शारीरिक पक्ष से संबंधित है और विकास संपूर्ण पक्षों से संबंधित है। अभिवृद्धि जो होती है वो कुछ समय के पश्चात रुक जाती है। जैसे अपन देखते हैं कि लड़कियों की लंबाई या जो इनकी लड़कियों की जो लंबाई होती है वो 18 साल तक बढ़ती है, उसके बाद में रुक जाती है, उसके बाद उनकी लंबाई वगैरह का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, अर्थात अपन जीवन पर्यंत सबसे अपने आसपास के वातावरण से इनसे कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अभिवृद्धि कुछ समय के पश्चात रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसके बाद आता है बाह्य स्वरूप है। अभिवृद्धि क्या है? बाह्य स्वरूप है, यानी सिर्फ बाहरी संरचना के बारे में ही बताती है। और विकास जो है वो उसमें बाहरी और आंतरिक दोनों स्वरूप आ जाते हैं। यानी विकास के अंदर अपनी हेल्थ भी आ जाएगी, अपने जो गुण वगैरह है, अच्छाई बुराई है, वो सभी इसके अंदर आएंगे। इसके बाद है कि अपन अभिवृद्धि को नाप तोल सकते हैं, भाई अपनी हाइट कितनी, अपना वेट कितना है, ये अपन देख सकते हैं। लेकिन विकास का अपन सीधे मापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये तो बता सकते हैं कि किसी इंसान का वेट कितना है, किसी इंसान की हाइट कितनी है, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि कोई ये इतना ईमानदार है, ये इतना बेईमान है, ये चीज कभी भी नहीं बताई जा सकती है। उसके बाद आता है मतलब सीधा नापतोल है, उसी से संबंधित है परिमाणात्मक, मात्रात्मक या संख्यात्मक। यानी इसका मान परिणाम, इसको अपन नाप सकते हैं, तो ये क्या होगा? मात्रात्मक होगा, संख्यात्मक होगा। और इसके अंदर क्या आएंगे? परिमाण भी आएंगे और गुणात्मक दोनों परिवर्तन आएंगे। फिर आता है ये रचनात्मक परिवर्तन है। रचनात्मक परिवर्तन यानी कि अपन जो मतलब अपनी हेल्थ लाइन बढ़ती जा रही है, अपना विकास होता जा रहा है, तो बड़े हो रहे हैं अपन धीरे धीरे, ये इसी के अंदर आएगा, तो ये रचनात्मक परिवर्तन है। इसके अंदर रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों परिवर्तन आते हैं। क्यों? क्योंकि विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलता है, तो हमेशा तो अपन एक जैसे नहीं रहते। कभी अपन छोटे बच्चे थे, फिर अपन थोड़े बड़े होंगे, कभी बीमार हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाएंगे, तो उसमें कभी सुख है, कभी दुख है, अच्छा बुरा टाइम चलता रहता है। तो इसके अंदर रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। अब इसके बाद विकास की कई परिभाषाएं दी गई है, उसमें से 1-2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ब्रूनर, सबसे पहले वैज्ञानिक ब्रूनर ने विकास की परिभाषा दी है कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। यानी कोई फिक्स नहीं है कि बालक, जैसे अपने बारे में ये कोई चीज फिक्स नहीं है कि अपन 10 साल तक के हैं तो ही अपन ये सब चीजें सीख सकते हैं। व्यक्ति जिस उम्र में जो भी चाहे वो हर चीज सीख सकता है। तो ये परिभाषा दी थी ब्रूनर ने। अब दीजिए अगली परिभाषा है श्रीमती हरलॉक। हरलॉक एक लेडी है, तो
ये मत समझना कि बहुत सी बार राज्य तो इनका नाम लिखा हुआ था केवल हरलॉक, ये है उनका पूरा नाम है श्रीमती हरलॉक। श्रीमती हरलॉक ने विकास में जो क्रम में होने वाले परिवर्तन है उनको 4 भागों में बांटा है। पहला है आकार में परिवर्तन होता है अपने शरीर में, फिर अनुपात में परिवर्तन होता है, दूसरा है पुराने चिन्हों का लोप, पुराने चिन्हों का लोप, और चौथा है नए चिन्हों का उदय। पुराने चिन्हों का लोप मतलब जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं जो अपनी जो बीती हुई बातें हैं हम उनको भूलते हुए जाते हैं और आने वाले समय के बारे में नई नई चीजों के बारे में अपनी सोच विस्तृत करते जाते हैं। तो ये परिभाषा बताई थी श्रीमती हरलॉक ने। इसके बाद अपन आते हैं विकास के क्या क्या नियम हैं, ये पढ़ेंगे विकास के नियम। सबसे पहले आता है समान प्रतिमान का नियम, यानी समान प्रतिमान का नियम का अर्थ है कि सभी का विकास क्या होता है, समान रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बच्चा गरीब है तो उसका विकास अलग तरीके से होगा, वो अचानक से मतलब धीरे धीरे बड़ा होगा, या कोई अमीर है तो वो बच्चा अचानक से बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि सभी का विकास क्या होता है, समान प्रतिमान में होता है। फिर आता है क्रमबद्धता का नियम, विकास सभी का विकास जो होता है क्रमानुसार होता है, यानी एक निश्चित क्रम होता है विकास का, उसके अनुसार ही विकास होता है। सतत विकास का नियम, इसका अर्थ है सतत विकास का नियम, या अपन इसको निरंतरता का नियम भी कह सकते हैं कि अपना जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। परस्पर संबंध का नियम, परस्पर संबंध का नियम का अर्थ है कि हमारा जो विकास होता है इसके जो विभिन्न पक्ष होते हैं, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक और संवेगात्मक, ये जो चारों पक्ष है ये आपस में क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। निश्चित दिशा का नियम, यानी हमारा जो विकास है वो एक निश्चित दिशा के अंदर होता है। निश्चित दिशा में अपन 2 बातें पढ़ेंगे कि मस्तबोधमुखी नियम या निकट से दूर या केंद्र से सिरों की ओर। मस्तबोधमुखी नियम का मतलब होता है कि किसी भी बालक का जो विकास होता है वो मस्तक से लेकर पैर की तरफ होता है, यानी सिर से पैर की ओर विकास होता है। तो अपन इसको कह सकते हैं कि सिर से पैर की ओर हमेशा जो बालक का विकास होगा पहले धड़ विकसित, सिर विकसित होगा, फिर धड़, फिर पैर, इस तरीके से उसका विकास होता है। निकट से दूर का अर्थ है कि पहले जो, या इसको कहते हैं केंद्र से सिरों की ओर, यानी हमारा जो विकास है वो केंद्र से लेकर सिरों की ओर होता है, यानी पहले अपने जो आंतरिक अंग है वो विकसित होंगे, उसके बाद हमारे बाह्य अंगों का विकास होता है। इसके बाद आता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। इसका अर्थ है कि कोई भी जो बालक है, अपन ने छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि कोई भी बालक अचानक से किसी गिलास को उठाना नहीं सीखता है, वो पहले उसकी उंगलियां चलाएगा ऐसे धीरे धीरे, फिर वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर जब उसमें थोड़ी बहुत समझ विकसित होगी तो वो उसको सही से पकड़ पाएगा। बहुत सी बार उसके हाथ से गिलास छूट भी जाएगा, एक बार में वो उसको कभी पकड़ भी नहीं पाएगा। तो इसका अर्थ है कि बालक जो होता है वो पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद वो विशिष्ट क्रियाएं करता है। फिर आती है अपने विकास की गति में भिन्नता, यानी सभी का विकास एक जैसा नहीं होता है। दुनिया में इतने लोग हैं, सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कोई प्रतिभाशाली बालक है तो उसका विकास तीव्र गति से होगा, वो जल्दी हर चीज को सीख लेगा। कोई मंदबुद्धि बालक है तो वो हर चीज को धीरे धीरे सीखेगा, उसका विकास भी धीरे धीरे होता है। अब आता है अंतःक्रिया का नियम। अंतःक्रिया का अर्थ है कि हम अपने आसपास के वातावरण से और जो अपने घर पास पड़ोस से अंतःक्रिया करके या उनका अनुकरण करके किस प्रकार हम सीखते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने घर वालों को देखता है, बड़े नमस्कार करते हैं, दूसरों को प्रणाम करते हैं, तो वो उनको देखकर दूसरों को नमस्ते करना सीख जाते हैं। ये होता है अंतःक्रिया का नियम। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, व्यक्तिगत विभिन्नता भी वही चीज है जो अपन ने इसमें भी विकास की गति में भिन्नता, कि कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई बालक मतलब अच्छा है, मतलब उसका शारीरिक विकास अच्छे से हो रहा है, उसका अच्छा खान पान मिल पा रहा है, तो उसका विकास उसी प्रकार से होगा। अगर कोई बालक कमजोर है, उसका रहन सहन या उसके पारिवारिक वातावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका विकास भी धीमी गति से होता है। एक लाइन ये बहुत सी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं, यानी जैसे बोलते हैं 17 खतरा, ऐसा कुछ। तो ये होता है कि इस
इसका प्रश्न अपने इस प्रकार से आता है कि निम्न में से विकास के बारे में सत्य कथन है। तो इसी तरह से दिया जाएगा और अलग अलग जैसे चार चार कथन दे दिए गए तो उसमें से एक कथन अलग दे दिया जाएगा। तो उसमें बहुत सी बार एक कथन ये आता है कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं, यानी हर अवस्था में अपनी जो सोच होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। फिर आता है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती है। ये तो अपन भी जानते हैं भाई, हमारा जो जीवन है उसके अंदर कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी हम अच्छा महसूस करते हैं तो कभी जीवन में बुरा समय भी आता है। तो हर समय अपना एक जैसा नहीं रहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का नियम। वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का नियम दिया था वुडवर्थ ने, वैज्ञानिक वुडवर्थ ने इन्होंने दिया था। इनके अनुसार विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का ही गुणनफल होता है। वंशानुक्रम का अर्थ है हेरिडिटी और वातावरण हो गया अपना एनवायरनमेंट। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार भी आ चुका है कि वंशानुक्रम और वातावरण का ये जो होता है, वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध होता है, ये प्लस वाला माइनस का होता है, गुणा का होता है या भाग का होता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण का जो संबंध होता है वो गुणा का होता है। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को कई कारक प्रभावित करते हैं, उनमें से 3 कारक मुख्य रूप से हैं। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण और तीसरा होता है परिपक्वता व अधिगम। वंशानुक्रम क्या होता है कि हम जो अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से जो गुण हमारे अंदर आते हैं, जो गुण विशेषताएं जो भी है, अपना मतलब कोई भी अपना चेहरा है, किसी की आंखें अपने मम्मी पापा की तरह होती हैं, तो जो गुण या जो विशेषताएं हमें अपने पूर्वजों से मिलती है वो कहलाता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत है बीजमैन का जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, यानी जिस जनन द्रव्य से मनुष्य का निर्माण होता है वो जनन द्रव्य कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो हमारी जो ये जनन द्रव्य जो होता है वो हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। तो ये कहता है कि बीजमैन का जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, यानी जनन द्रव्य की निरंतरता हमेशा बनी रहती है और हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। दूसरा आता है अपने पास उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। असंचरण का मतलब होता है कि इसके जो समर्थक थे वो थे बीजमैन, वैज्ञानिक बीजमैन इसके समर्थक थे। इन्होंने बोला कि भाई जो उपार्जित गुण होते हैं उनका संचरण नहीं होता है। किस प्रकार नहीं होता है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे चूहे हैं, बहुत सारे चूहे, तो अपन ने उनमें से किसी एक दो चूहों की पूंछ काट दी, तो उन चूहों के जो बच्चे होंगे क्या वो बिना पूंछ के होंगे? क्या नहीं होंगे, यानी उनके पूंछ होगी। तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि जो उपार्जित गुण होते हैं उनका संचरण नहीं होता है। उसके बाद अगले वैज्ञानिक आए लेमार्क ने दिया उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, यानी इन्होंने बताया कि जो हमारे उपार्जित गुण होते हैं उनका संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया जैसे अपने के अंदर भी होता है कि अपने में जो अपने माता पिता में जो गुण है वो अपने अंदर आते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे जिराफ की गर्दन, एक जिराफ की गर्दन लंबी होती है, तो आगे उनसे जो बच्चे होंगे जिराफ के, उनकी भी गर्दन सभी की क्या होती है? जिराफ की सारी गर्दन लंबी, सभी जिराफ की गर्दन लंबी होती है। तो ये था। अब आता है गार्टन का जीव सांख्यिकी या बायोमेट्रिक सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है, इसके समर्थक कौन है? गार्टन। ये सिद्धांत कहता है कि हमें जो हमारे जो गुण होते हैं, हमें जो गुण आते हैं वो केवल अपने माता पिता से ही नहीं आते हैं, अपने जो उनके जो पूर्वज जैसे हमारे दादा दादी हुए, नाना नानी हुए, उनसे भी हमारे अंदर जो होता है वो गुणों का स्थानांतरण होता है। जैसे किसी की आंखें दादी की तरह होती है, किसी की लंबाई नाना को चली जाती है, तो इस प्रकार यानी इस पर हमारा जो वंशानुक्रम है उस पर केवल हमारे माता पिता का ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जो हमारे और अन्य पूर्वज हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है अपने पास मेंडल का सिद्धांत। मेंडल ने क्या किया कि मेंडल को तो सभी जानते हैं कि मेंडल ने मटर के दानों पर और सफेद चूहों और कबूतरों के ऊपर इन्होंने प्रयोग किए थे। इसके बाद आता है वंशानुक्रम के कुछ नियम होते हैं, वो क्या है
वंशानुक्रम के नियम है समानता का नियम। समानता का नियम क्या कहता है कि 10 जैसे अपने माता पिता होते हैं, किसी की सेम संतान होती है। जैसे मान लो कि कोई भी बच्चा है वो सेम अपने माता पिता पे गया है, तो वो होगा समानता का नियम। भिन्नता का नियम, जैसे माता पिता है उसकी बिल्कुल विपरीत संतान है, उसकी बिल्कुल उल्टी संतान है। यानी जैसे कोई माता पिता तो बहुत ही अच्छे संस्कारी होते हैं, कोई बच्चे उल्टे निकल जाते हैं उनके। प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन का नियम होता है कि माता पिता के ठीक विपरीत संतान, इसमें तो होती है भिन्नता, यानी माता पिता से थोड़ा भिन्न होता है शक्ल सूरत में, इनमें इसमें होता है, इसमें गुणों में भी भिन्न होता है। प्रत्यागमन मतलब जैसे माता पिता है उसकी बिल्कुल उल्टी संतान। भाई कोई माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं और उनकी कोई संतान रह गई बिल्कुल अनपढ़ गंवार, उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, तो वो हो गया प्रत्यागमन का नियम। इसके बाद आता है अगला पॉइंट आता है अपने पास वातावरण। पहला अपन ने पढ़ा वंशानुक्रम, दूसरा आता है वातावरण। वातावरण के अंदर क्या क्या बहुत सारे कारक आते हैं। वातावरण में अपने आसपास का वातावरण, मित्र कैसे हैं, अपना पड़ोस कैसा है, घर का माहौल कैसा है, ये सब अपने वातावरण के अंदर आते हैं। वातावरण में सबसे पहला आता है पारिवारिक वातावरण, यानी सबसे पहले अपन अपने घर में ही रहते हैं, बाहर तो बाद में निकलते हैं। पारिवारिक वातावरण में आ गया अपने घर वालों का व्यवहार कैसा है, अपने घर का वातावरण कैसा है। और उसके अलावा घर में ज्यादा लाड प्यार दो तो वो भी मुसीबत बन जाता है। ज्यादा घर में अगर बंदिशें लगा रखी है बच्चे पे तो वो भी उसको प्रभावित करेगा। घर की आर्थिक स्थिति भी उसको प्रभावित करेगी। अगर माता पिता का आपस में व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो भी बालक के जीवन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है अपने पास विद्यालय वातावरण। विद्यालय वातावरण, बालक थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो विद्यालय में जाता है, नया नया विद्यालय में जाता है, अगर वहाँ का माहौल अच्छा मिलेगा तो वो वहाँ से अच्छी शिक्षा लेगा। और यदि उसको वहाँ का माहौल अच्छा नहीं मिला तो उसका विकास पूरी तरीके से प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इसके अंदर विद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक टीचर की। तो यदि अगर टीचर का व्यवहार असंतोषजनक है या टीचर का व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसका भी विद्यार्थी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके वहाँ पर विद्यालय में मित्र कैसे हैं, उसको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, किन विधियों का उसमें उपयोग किया जा रहा है, और उसका जो पाठ्यक्रम है वो कैसा है, तो उसका उन सभी चीजों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगला आता है अपना सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। अपन सभी एक समाज में रहते हैं, सभी का अपना अपना समाज होता है, तो समाज के रीति रिवाज कैसे हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं, जो अलग अलग नियम बने होते हैं हर समाज के, वो सब कैसे हैं, अपनी अपनी संस्कृति होती है हर समाज की, तो उन सभी का समाज ये बालक पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि समाज में कुछ ज्यादा ही अंधविश्वास फैले हुए हैं तो उसका भी बालक पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है अपने पास भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण यानी अपने आसपास की जलवायु कैसी है, उसका बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण से क्या है कि कोई बालक है उसको कैसा निर्देशन मिल रहा है, किस प्रकार से उसको परामर्श दिया जा रहा है कि उसको भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसी सोच अपन उसके अंदर डेवलप करेंगे उसकी सोच वैसे ही आगे विकसित होती जाएगी। तो मनोवैज्ञानिक वातावरण का भी बालक पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगला आता है जनसंचार माध्यम। आजकल ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जनसंचार माध्यम मतलब जो टीवी, मोबाइल, रेडियो, इन सब में बच्चे देखते तो है लेकिन वो क्या देख रहे हैं, उनके जैसे मोबाइल चलाता है कोई बालक तो वो उसके अंदर क्या देखना पसंद करता है, किस तरह के वो सीरियल देखता है, किस तरह की वो फिल्में देखता है, तो उसका बालक के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो जो जनसंचार माध्यम है वो भी बालक को बहुत प्रभावित करता है। नेक्स्ट अपने पास आता है परिपक्वता व अधिगम। परिपक्वता व अधिगम का जो सर्वप्रथम संप्रदाय था वो दिया था वैज्ञानिक अर्नोल्ड गैसल ने। वैज्ञानिक अर्नोल्ड गैसल। परिपक्वता व अधिगम का अर्थ होता है कि क्षमता का विकास, यानी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बालक की अपनी कितनी क्षमता है, उसने कितना सीखा, कितना अधिगम किया, कितना वो परिपक्व है, कितना परिपक्व नहीं है, तो ये सब आता है क्षमता का विकास। इसके अंदर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण आती है कि परिपक्वता। परिपक्वता अपन सभी जानते हैं कि अपनी जो उम्र है, अपन ने कितनी
उम्र इतनी है नहीं है, वो तो कितनी समझ है वो। अधिगम क्या होता है कि अपन ने कितना सीखा अभी तक। कोई कोई बालक होते हैं जो छोटे रहते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा कुछ सीख जाते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं लेकिन उनको छोटी सी चीज पूछ लो तो वो भी उनको नहीं आती है। तो इसके अंदर इन दोनों लाइनों में यही चीज लिखी हुई है। इसमें क्या है कि परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से होता है, जबकि अधिगम का संबंध वातावरण से होता है। परिपक्वता हमको किससे मिलती है? वंशानुक्रम से। लेकिन हम अधिगम किससे करेंगे? अपने जो आसपास का वातावरण है उससे हम अधिगम करते हैं। अगला आता है कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, यानी हम जो अधिगम कर रहे हैं उस पर हमारी परिपक्वता का प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक कोई छोटा बच्चा है, उसको आप अचानक से 10th क्लास के सवाल बताने लग जाओ या बहुत हाई लेवल की बातें सिखाने लग जाओ आदर्शों वाली, तो वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन परिपक्वता पर अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कोई भी बालक कितना परिपक्व है उस पर उसके अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता है। आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, वही गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी के बारे में अपन अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।